मैदानी भाग में होता है। इस कारण मैदानी भाग को कृषि का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यानी एग्रीकल्चर के हार्टलैंड के रूप में जाना जाता है, इनको हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर है यानी राजस्थान या भारत की जो कृषि है ये मुख्यतः मानसून पर आधारित है। इस कारण इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है, गैम्बलिंग ऑफ मानसून। यानी मानसून अगर सक्सेस है तो ये एग्रीकल्चर सक्सेस है, मानसून अगर फेल है तो फिर ये आपका एग्रीकल्चर है, ये भी आपका फेल है। तो दूसरा स्टेटमेंट अपन लेंगे इसमें, यानी जो दूसरा बेसिक पॉइंट है, भारत या राजस्थान की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। मुख्यतः मानसून पर आधारित है। इस कारण यानी मेनली मानसून के ऊपर डिपेंड है, इस कारण इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट है कि मानसून का जुआ मुख्यतः किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रीज को, या सर्विस सेक्टर को। तो सर्विस सेक्टर या जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगा हुआ है वो किसी भी तरीके से मुख्यतः मानसून से प्रभावित नहीं होगा। और दूसरा जो इंडस्ट्रीज या उद्योग में है, उद्योग में केवल 15 से 20% इंडस्ट्री जो कृषि आधारित है वो मानसून से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है ये कंप्लीटली मानसून से प्रभावित होता है। तो मुख्यतः जो एग्रीकल्चर सेक्टर या जो कृषि है ये मानसून का जुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसून का जुआ अगर सक्सेस है तो एग्रीकल्चर सक्सेस है, मानसून का जुआ अगर फेल है तो अपना एग्रीकल्चर भी फेल है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर को लेकर हम देखते हैं कि हमारे जो भारत है उसमें अलग अलग क्षेत्र जो हैं वहां पे अलग अलग जो क्रॉप्स पैटर्न है या जो कृषि की प्रवृत्ति है वो अपनाई जाती है। कैसे, जैसे किसी स्थान पे अलग फसलों को दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहां की जलवायु, वहां की वर्षा की मात्रा, वहां की मिट्टी की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग अलग प्रकार के क्रॉप्स को हम देखते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन है, वो अलग अलग हैं, जिनको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर 15 माना गया है। जबकि राजस्थान के अंदर एग्रो क्लाइमेट जोन यानी कृषि के जो जलवायु प्रदेश है, राजस्थान के जलवायु प्रदेश एक अलग टॉपिक है, जलवायु के टॉपिक में आता है, जबकि एक एग्रो क्लाइमेट जोन कृषि जलवायु प्रदेश आता है, ये अपने आप में अलग है। तो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 10 है, जबकि भारत में 15 है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, इनकी संख्या को अगर देखें हम भारत के अकॉर्डिंग, तो भारत के अकॉर्डिंग इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 15। और राजस्थान के अकॉर्डिंग इनकी संख्या को अगर देखा जाए तो इनकी संख्या मानी जाती है 10। तो ये राजस्थान की ओर से जो क्वेश्चन आता है ये लगभग एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एग्रो क्लाइमेट जोन कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? देन रहेगा आंसर 10। और इंडिया के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो आंसर रहेगा 15 अर्थात 15। अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग करेंगे अपन कृषि के महत्व से, यानी एग्रीकल्चर को लेके क्या इंपॉर्टेंस है, या खेती का या कृषि का हमारे लिए क्या महत्व है। तो कृषि का महत्व एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार को लेकर, यानी मुख्यतः जो कृषि आधारित जनसंख्या है, अगर ये भारत के अकॉर्डिंग अगर देखी जाती है तो भारत में कुल जनसंख्या जितनी भी है अर्थात जो 100% जनसंख्या है उसमें से 54.6% जनसंख्या यानी अप्रोक्सीमेट 55% वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जबकि यही डेटा अगर राजस्थान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान की 100% जनसंख्या में से अप्रोक्सीमेट 62% जनसंख्या वो कृषि पर आधारित है।
तो खेती का एक तो सबसे बड़ा महत्व हो गया रोजगार को लेकर, जो कि भारत में लगभग 55% और राजस्थान में लगभग 62% जनसंख्या इस पे निर्भर है। रोजगार के दौरान जो व्यक्ति इसमें एग्रीकल्चर या कृषि उत्पाद तैयार करते हैं, फिर उत्पादित जो तैयार माल है उसको वो व्यापार करते हैं, उसको वो बेचते हैं। सॉरी। तो कृषि के अंदर जब व्यापार करते हैं तो व्यापार में सामान्यतः हमारे यहाँ जो खाद्यान्न फसलें हैं उनकी बुआई अधिक होती है, तो हमारे यहाँ व्यापार में खाद्यान्नों का निर्यात अधिक किया जाता है, जबकि जो तिलहन फसलें उनका उत्पादन कम है। और तिलहन फसलों का जो उत्पाद होता है वो होता है एडिबल ऑयल अर्थात खाद्य तेल। तो खाद्य तेल हमारे यहाँ अधिक मंगवाया जाता है, जबकि हमारे किसानों की प्रवृत्ति खाद्यान्न बोने की अधिक होती है, तो खाद्यान्न अधिक होने के कारण हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यापार में दो पहलू होते हैं, एक तो होता है निर्यात। तो निर्यात वाले पहलू की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो इसमें रहेगा खाद्यान्न, और व्यापार में अगर मंगवाने की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि फसलों से प्राप्त जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल का हम आयात करते हैं, हम इसे मंगवाते हैं। यानी तिलहन फसलों को नहीं मंगवा के उनका जो उत्पाद होता है एडिबल ऑयल अर्थात जो खाद्य तेल है उसको मंगवाया जाता है। तो अपने को व्यापार में इन दोनों को याद रखना है। और व्यापार के अंदर सामान्यतः कहा जाता है व्यापार करते समय सरकार को हर सेक्टर से टैक्स प्राप्त होता है। तो एग्रीकल्चर है, इससे भी एक गवर्नमेंट को टैक्स प्राप्त होता है, जिससे जो अपनी स्टेट की जीडीपी है उसमें योगदान मिलता है। तो स्टेट जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, यानी जो व्यापार है उसके बाद में हम देखेंगे। जीडीपी या जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका वर्तमान एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस दो आधार पे देखा जाता है। ये महत्व है जीडीपी वाला, एक तो स्थिर कीमतों के आधार पे, स्थिर कीमतों में जो वर्ष हम लेते हैं आधार वर्ष वो लिया जाता है एग्रीकल्चर में 2011 और 12 को। इसके आधार पे एक तो 2019-20 के डेटा में देखना है अपने को, और एक 2020 और 21 के डेटा में देखना है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में लगभग कितना % योगदान है। तो 2019-20 में अगर देखा जाए स्थिर कीमतों के आधार पे या फिक्स रेट्स के अकॉर्डिंग, तो एग्रीकल्चर का मुख्यतः जो तीनों सेक्टर हैं उसमें सर्विस सेक्टर का योगदान तो सर्वाधिक है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है वो सामान्यतः उद्योगों से बढ़ के नंबर 2 पे आ गया है। यानी नंबर 1 पे सर्विस रहेगा सेवा और दूसरे पे एग्रीकल्चर। तो जो 100% हमें इनकम प्राप्त हो रही है, हमारी जीडीपी में जो योगदान लग रहा है उसमें एग्रीकल्चर का योगदान फिक्स रेट पे है लगभग 26%। 26 पॉइंट, आगे वाला डेटा भी आपको याद रखना है 73, जबकि 20 और 21 का जो डेटा है उसमें राउंड फिगर डेटा यानी ये 26 है, ये तो एज इट इज रहेगा, आगे पॉइंट वाला चेंज होगा 0.80। लेकिन ये कि ये चीज अगर चालू कीमतों पे या करंट रेट्स पे या प्रचलित कीमतों पे देखी जाती है 2019-20 के अकॉर्डिंग, तो डेटा रहेगा आपका 29.45%, यानी लगभग 29.45%। नेक्स्ट 2020 और 21 के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए प्रचलित कीमतों पे, तो उसका राउंड फिगर भी लगभग एज इट इज ऐसा ही रहेगा 29 के आगे डेटा यूज करना है 0.77%। इसका मीनिंग है करंट रेट वाले जो डेटा है वो राउंड फिगर में आपको लेने हैं 29, और जो स्थिर कीमत या फिक्स रेट वाले हैं वो लेने हैं राउंड फिगर में 26। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट जीडीपी है उसमें 2019-20 और 2020 और 21 इन 2 सालों के जो करंट डेटा है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि जनरली आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर का जो इंपोर्टेंस है वो इंडस्ट्रीज को लेके, यानी हमारे जो कुल उद्योग हैं उसमें कृषि आधारित उद्योगों की संख्या कितनी है, तो लगभग 15% जो इंडस्ट्रीज हैं वो कृषि पर आधारित हैं। और उनमें सबसे बड़ा उद्योग यानी कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, और उसके बाद में नंबर 2 पे माना जाता है शुगर इंडस्ट्रीज अर्थात चीनी उद्योग को। तो उद्योगों के लिए कृषि का महत्व क्या है, तो कुल उद्योगों में कृषि आधारित उद्योग लगभग 15%, जिसमें सबसे बड़ा उद्योग यानी कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा कौन सा है, जिसमें
सबसे बड़ा उद्योग नंबर फर्स्ट पे लिया जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। अगर ये ऑप्शन नहीं हो देन लिया जाता है शुगर इंडस्ट्रीज, चीनी उद्योग को। तो इन दो सेक्टर्स को याद रखिएगा एग्रीकल्चर के अंदर। तो कृषि का महत्व मुख्यतः एक तो अपने रोजगार के अकॉर्डिंग देखा, एक दूसरा व्यापार के अकॉर्डिंग जिसमें हम खाद्यान्नों को निर्यात अधिक करते हैं और खाद्य तेल को अधिक मंगवाते हैं, और मुख्यतः कृषि का व्यापार करने पे हमारी जो जीडीपी है उसमें कृषि का जो योगदान है वो प्रचलित कीमतों पे करंट रेट्स के अकॉर्डिंग 29 के डेटा में और स्थिर कीमतों के अकॉर्डिंग लगभग 26 के डेटा में रहेगा। और अगर बात करें उद्योगों को लेके तो सामान्यतः लगभग 15% इंडस्ट्रीज है जो कृषि पर आधारित है, या कृषि आधारित जो उद्योग है वो लगभग 15% है, और उनमें भी सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है चीनी उद्योग। कृषि के महत्व के बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, यानी एग्रीकल्चर के अंदर कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है कृषि के महत्व के बाद। तो कृषि के प्रकार को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सामान्य प्रकार। सामान्य प्रकार में मुख्यतः किसी विशेष प्रकार की फसल के ऊपर जोर नहीं दिया जाता, जबकि दूसरा जो वैज्ञानिक प्रकार हम देखेंगे साइंटिफिक टाइप्स, इसमें विशेष प्रकार की फसलों पर जोर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इस एग्रीकल्चर या कृषि को अपन डिफाइन भी करते हैं, परिभाषित भी करते हैं। जैसे सामान्य प्रकार, तो सामान्य प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रित कृषि। सॉरी, वह कृषि जिसमें खेती के साथ पशुपालन किया जाता है। यानी जिसमें एग्रीकल्चर या कृषि तो करते ही है लेकिन साथ में पशुओं को भी पाला जाता है। और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य देखते हैं हमारे यहाँ का जो किसान है वो खेती तो करता है और साथ में पशुओं को भी पालता है, अर्थात हमारी मिश्रित कृषि है। तो मिश्रित कृषि का मीनिंग है एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक या जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको साथ में रखना, यानी पशुपालन साथ में करना। और ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है, पश्चिमी राजस्थान की ओर, मुख्यतः बाड़मेर की ओर। मिश्रित कृषि के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कृषि का जो प्रकार है वो खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि ये मुख्यतः राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई कृषि को ही खड़ीन कृषि कहा जाता है। तो ये मुख्यतः राजस्थान के संदर्भ में है ये कृषि। राजस्थान के पश्चिम में मुख्यतः कौन सा एरिया है? जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई कृषि को खड़ीन कृषि कहा जाता है। तो एक तो क्वेश्चन जनरली ये आता है कि पालीवालों की कृषि को पश्चिमी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये खड़ीन झीलों में की जाती है, इस कारण इसको खड़ीन कृषि। और दूसरा क्वेश्चन आता है मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पश्चिमी राजस्थान, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछें देन जैसलमेर। उसके बाद में आता है बारानी कृषि। तो बारानी कृषि का जनरल या सामान्य जो मीनिंग लिया जाता है वो लिया जाता है यह कृषि जो सामान्यतः मानसून पर आधारित हो, यानी बिना सिंचाई के हो। तो बिना सिंचाई के तभी पॉसिबल है जब मानसून होगा, वर्षा होगी। तो वर्षा आधारित कृषि को या मानसून आधारित कृषि को वर्षा आधारित कृषि को बारानी कहा जाता है। और यह भी राजस्थान के पश्चिम में प्रचलित है। तो इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, या यूं कहें भारत के अकॉर्डिंग, तो भारत के अकॉर्डिंग कहें तो भारत के अधिकांश जो एग्रीकल्चर है वो मुख्यतः बारानी यानी कृषि पर आधारित है, सॉरी मानसून पर आधारित है।
इसके बाद में मोनोकल्चर, डिवोकल्चर, ओलिगोकल्चर और इसके बाद आएगी एक रिले कल्चर। तो ये जो 4 प्रकार की कृषि है, मोनो, डिवो, ओलिगो, ये मुख्यतः कृषि फसलों की जो बारंबारता है उसके अकॉर्डिंग है कि आप एक साल में एक खेत के अंदर कितनी बार फसलों को बोते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये नाम दिए गए हैं। तो इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कृषि वर्ष में, कृषि वर्ष का मीनिंग होता है, जैसे एक साधारण वर्ष अपन बोलते हैं, सामान्य वर्ष जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और इसका लास्ट डे होता है जस्ट इसके पहला दिन यानी 31 दिसंबर। एक होता है फाइनेंशियल ईयर अर्थात वित्त वर्ष। तो वित्त वर्ष माना जाता है जनरली हमारे यहां 1 अप्रैल और लास्ट डे होता है पहला दिन यानी 31 मार्च। उसी तरीके से हमारे यहां मॉनसून आता है मुख्यतः जून, लेकिन सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई में। तो 1 जुलाई से हमारे यहां मुख्यतः कृषि फसलों को अधिक बोया जाता है। उस आधार पे जो कृषि वर्ष है उसका काउंटिंग लिया जाता है 1 जुलाई से और इसका पहला दिन होता है 30 जून। तो इसका मीनिंग 1 जुलाई से और 30 जून का जो समय है यानी पूरे 12 महीने हैं। तो महीने हमेशा वर्ष में 12 ही रहने हैं। तो सामान्य वर्ष है तो वो 1 जनवरी से काउंट होंगे, वित्त वर्ष है तो 1 अप्रैल से और कृषि वर्ष है तो 1 जुलाई से। तो इसका मीनिंग एक कृषि वर्ष में यानी 1 जुलाई से 30 जून तक 12 महीने के अंदर एक खेत में अगर एक फसल का उत्पादन किया है तो एक फसल का जो उत्पादन है वो कहलाता है मोनो। जैसे लंबे समय तक एक पार्टी का अधिकार शासन पे रहता है तो हम कहते हैं इस पार्टी की मोनोपोली है। तो उसी तरीके से एक कृषि वर्ष में एक खेत में अगर एक ही फसल 12 महीने रहे तो सामान्यतः वो मोनोकल्चर है। फसल अगर एक नहीं होके 2 फसल हो तो उसको कहेंगे डिवो या डायोकल्चर। अगर एक कृषि वर्ष में एक खेत में अगर 3 फसलें हों तो उसको नाम दिया जाएगा ओलिगो। और अगर 4 हो तो जैसे एक दौड़ होती है जिसमें 4 धावक एक साथ दौड़ते हैं जिसे कहा जाता है रिले रेस, रिले दौड़। तो उसमें एक टीम के 4 धावक माने जाते हैं। तो उसी तरीके से हम कहें रिले कृषि क्या है, तो एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 फसलों को तैयार करना, यानी एक फसल तैयार हुई फिर उसको काटा, फिर दूसरी फसल बोई फिर उसको काटा, फिर तीसरी फसल बोई फिर उसको काटा, फिर चौथी फसल बोई। तो इस तरीके से अगर 4 फसलों का उत्पादन अगर आपने कर लिया तो रिले जो एग्रीकल्चर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कृषि फसलों की कितनी बारंबारता है, कितनी बार उनको रिपीट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो मोनोकल्चर है वो एक कृषि वर्ष में यानी 12 महीने में एक खेत में एक फसल का उत्पादन। अपने को इस चीज को ध्यान में रखना है कि कितनी फसलें तैयार की गई या कितनी बार फसलें बोई गई। तो एक बार है तो इसका मीनिंग मोनोकल्चर, 2 बार है यानी बाकी चीजें सेम है, एक कृषि वर्ष एक खेत, सिर्फ चेंज हुआ है 2 फसलों का उत्पादन डिवोकल्चर। नेक्स्ट में ओलिगो में एक कृषि वर्ष एक खेत, चेंज हुआ है 3 फसलें, तो 3 फसलें ओलिगो। और 4 फसलें आते ही एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 फसलों का उत्पादन, तो 4 फसलें आते ही रिले एग्रीकल्चर। फिर रहेगा स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि का मीनिंग क्या है, तो स्थानांतरित कृषि का मीनिंग लिया जाता है सामान्यतः पेड़ पौधों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्योंकि इसमें आदिवासी जो होते हैं वो कुछ समय के लिए फसलों को काटकर वहां पे कृषि करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, फिर वहां पे भी सेम यही काम रिपीट कर दिया जाता है और काफी लंबे समय बाद पहले वाले स्थान पे पुनः लौट के आ जाते हैं। और वहां पे जो छोटी झाड़ियां होती हैं उनको या तो फिर से काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। इस कारण इस कृषि को स्लैश एंड बर्न अर्थात जो कर्तन और दहन कृषि है उसके रूप में भी इसको डिफाइन करते हैं, यानी पेड़ पौधों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को। तो इसमें एक तो डेफिनेशन लिखेंगे अपन, पेड़ पौधों या वनस्पति को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि। की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि।
इस कृषि को एक जनरल नाम अगर इसका पूछा जाए भारत में या राजस्थान में, तो सामान्यतः भारत में इसको झूमिंग कहा जाता है। जो सर्वाधिक प्रचलित है पूर्वी राज्यों और पूर्वी राज्यों के एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यतः नागालैंड और असम वाले क्षेत्र में सर्वाधिक है, जबकि राजस्थान में इसके लिए प्रचलित शब्द होता है वालरा कृषि। वालरा कृषि है राजस्थान में सर्वाधिक, दक्षिणी राजस्थान में, और दक्षिणी राजस्थान में भी मुख्यतः किस एरिया में, देन आंसर रहेगा अपना उदयपुर, कि ये उदयपुर वाले क्षेत्र में सामान्यतः अधिक होती है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि जो स्थानांतरित कृषि है भारत के पूर्वी राज्यों में, और राज्य या स्टेट अगर पूछे जाते हैं देन नागालैंड और असम। राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो राजस्थान के दक्षिणी भागों में और मुख्यतः उदयपुर वाले क्षेत्र में अधिक है। राजस्थान में इसमें संलग्न जो एक प्रमुख जनजाति है वो मुख्यतः भील माना जाता है, तो वो स्टेटमेंट अपन इसी में लिखेंगे एक नोट या विशेष बिंदु के रूप में। तो इसके साथ हम इंडिकेट कर सकते हैं राजस्थान में स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक भील जनजाति के द्वारा की जाती है। भील जनजाति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे भारत के कुछ अलग राज्यों में, यानी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो अन्य प्रचलित नाम हैं ये सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो इसको अपन और कुछ उपनाम भी दे सकते हैं, कुछ अन्य नाम भी दे सकते हैं। तो एक तो पहले इसके कुछ उपनाम या अन्य नाम है वो देखिएगा। तो इसमें पेड़ों को काटा या जलाया जाता है, इस कारण इसको कर्तन या दहन, कर्तन या दहन कृषि, यानी जनरली इसके लिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये शब्द यूज किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में अधिक होती है, इस कारण इसे ट्राइबल एग्रीकल्चर यानी आदिवासियों की कृषि भी कहा जाता है। तो आदिवासियों की कृषि, आदिवासियों की कृषि, और सामान्यतः इसमें वनस्पति को जलाया जाता है या पेड़ों को काटा जाता है जिससे हमारे एनवायरनमेंट या पर्यावरण को नुकसान होता है। इस कारण इसको पर्यावरण की दुश्मन, एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो पर्यावरण की दुश्मन, तो ये कुछ इस एग्रीकल्चर के अन्य नाम भी हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में, यानी ये जो अदर नेम है ये हर जगह प्रचलित है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में इसको विशेष नाम दिए गए हैं। तो प्रचलित नाम, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो इसके अलग अलग नाम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भारत में मुख्यतः जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के अंदर जो हिमाचल वाला पार्ट है उसमें मुख्यतः इसको खील कहा जाता है। और पूर्वी हिमालय की ओर हम जाते हैं तो सामान्यतः जो मणिपुर वाला क्षेत्र आता है वहां इस कृषि को मुख्यतः पामलू कहा जाता है। भारत के जो पूर्वी राज्य हैं
वहां इसे झूम या सामान्यतः झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, तो राजस्थान के अंदर एक सामान्य नाम है इसका वालरा। और राजस्थान में अगर अरावली या पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जहां हमारे माताओं के मंदिर अधिक होते हैं वहां इसको ची माता। और जो मैदानी भाग है, प्लेन एरिया है, मैदानी भाग में इसको नाम दिया जाता है राजस्थान के अंदर दजिया। तो राजस्थान में जो फिजिकल डिविजन्स हैं, भौतिक प्रदेश है, उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम है। सामान्यतः राजस्थान में प्रचलित नाम वालरा है, लेकिन राजस्थान में पर्वतीय अरावली वाले क्षेत्र में इसको चीमाता और मैदानी भाग है वहां इसको दजिया कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें, राजस्थान से संलग्न एक स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां इसको मुख्यतः कुछ खाने वाली वस्तुएं हैं उनके नाम से याद रखिएगा। एक तो बेवर, एक दहिया, एक कहा जाता है पेड़ा। तो इसमें बेवर को एक बार के लिए आप घेवर, दहिया को दही और लास्ट वाला जो पेड़ा है उसको पेड़ा मानिएगा। तो इसका मीनिंग है बेवर वाले से, घेवर वाले से बेवर, दही से दहिया और लास्ट वाला है पेड़ा। और एक पढ़ेंगे अपन पोंडू या पेंडू। तो जो पोंडू या पेंडू है वो आंध्र प्रदेश में, जबकि पेड़ा जो है ये मध्य प्रदेश में। तो ये जो प्रचलित नाम है बेवर, दहिया और पेड़ा, ये एमपी के। और एमपी से एक पार्ट जो अलग हुआ था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यतः जो बस्तर है, बस्तर जिले की, और इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक विशेष नाम और दिया जाता है इसको, यानी मध्य प्रदेश से अलग हुए भाग के अंदर छत्तीसगढ़ में, तो वहां इसको नाम दिया जाता है दीपा। तो दीपा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः बस्तर जिले की ओर। उसके बाद में अगर हम देखें ओडिशा की ओर, तो ओडिशा की ओर कुछ प्रचलित नाम है इसके, जैसे कमान, बिंगा और धावा। धावा, ये इसको धावी भी बोलते हैं। तो कमान, बिंगा, धावा ये मुख्यतः ओडिशा की ओर प्रचलित नाम है। ओडिशा के दक्षिण और मुख्यतः आंध्र प्रदेश उस एरिया में रहेगा आपका पेंडू या पोंडू, यानी दक्षिणी भारत की ओर। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसे पेंडू या पोंडू के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ओडिशा की ओर, मुख्यतः आंध्र प्रदेश की ओर। फिर आता है आपके दक्षिणी भारत, जिसमें मुख्यतः केरल या पश्चिमी घाट वाला जो पार्ट है वहां इसको एक विशेष नाम दिया जाता है कुमारी के नाम से। तो ये भारत में इसके कुछ प्रचलित नाम है। तो केरल में कुमारी, आंध्र प्रदेश में मुख्यतः पोंडू, ओडिशा में कमान, बिंगा, धावा, मध्य प्रदेश में जो खाने वाली चीजें उनसे मैच होते हुए शब्द है, जैसे घेवर से बेवर, दही से दहिया और पेड़ा से पेड़ा। राजस्थान में है वालरा, पर्वत के अंदर चीमाता, मैदानी भाग में दजिया। और भारत के पूर्वी राज्यों में सामान्यतः झुमिंग के नाम से, हिमालय में खिल के नाम से, और मणिपुर में जाते जाते इसको पामलू के नाम से जाना जाता है। तो भारत के इन राज्यों में जो इसके उपनाम है ये मैंने आपको बताए। इसके बाद में नेक्स्ट आती है समोच्च रेखीय कृषि। समोच्च रेखीय का मीनिंग होता है कि जो पर्वतीय ढाल होते हैं उन ढालों को थोड़ा सीढ़ी नुमा बनाकर और इन ढालों के ऊपर की जाने वाली कृषि को मुख्यतः समोच्च रेखीय कृषि, ये इसके लिए एक दूसरा शब्द होता है सीढ़ी नुमा कृषि, जिसमें असम वाले क्षेत्र की ओर या जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वहां चाय की जो कृषि की जाती है वो मुख्यतः कॉन्टूर एग्रीकल्चर अर्थात समोच्च रेखीय कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि के रूप में, जिसमें पहाड़ी जो ढाल हैं उनको थोड़ा प्लेन बना लिया जाता है और आगे ढाल छोड़ के फिर प्लेन बना लिया जाता है। तो इस तरीके से स्टेयर यानी सीढ़ियां बना ली जाती हैं। तो पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि।
की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? समोच्च रेखीय कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मीनिंग है, इसमें ट्रक से संबंध रहेगा साधन के रूप में। जो नगर के पास में जो एरिया होते हैं, यानी जो उपनगरीय क्षेत्र होते हैं, वहां से उन उत्पादों को जो जल्दी खराब होते हैं उनको ट्रकों में भर के और अगले दिन सुबह तक नगरीय क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है, जैसे फल, फूल, सब्जी, दूध। तो ये कृषि के वो उत्पादन जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जिन उत्पादों को जल्दी ट्रकों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा वह ट्रक फार्मिंग होती है। तो परिभाषा के रूप में ले सकते हैं, उपनगरीय क्षेत्रों से ट्रकों के द्वारा जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाना। अब इसमें ट्रक माध्यम या साधन है, इस आधार पे इसको ट्रक फार्मिंग कहा गया है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे एग्जामिनर ऑप्शन में आपको रख सकता है या तो फल, फूल, सब्जी और दूध को, या इनको लिख सकता है जल्दी खराब होने वाले उत्पाद के रूप में। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में अपने को यही लिखना है, उदाहरण के रूप में जल्दी खराब होने वाले उत्पाद, या इनके नाम लिख सकते हैं जैसे फल, फूल, सब्जी और दूध। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये लंबे टाइम तक नहीं चलते, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट शुष्क कृषि और एक दूसरी है आर्द्र कृषि। ये मुख्यतः वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है। शुष्क कृषि किसे कहा जाए और आर्द्र कृषि किसे कहा जाए? तो सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से अधिक, जो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पर आधारित होती है वो आर्द्र कृषि। शुष्क कृषि में होता है जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा पर आधारित होती है। एक होता है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जो कि सामान्यतः मरुस्थल होता है, वहां किसी चीज का उत्पादन पॉसिबल नहीं। लेकिन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाली जो फसलें हैं, यानी जिसमें वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम चाहिए होती है, तो वो कृषि अपने आप में एरिड एग्रीकल्चर अर्थात शुष्क कृषि के रूप में प्रसिद्ध होती है। तो जिसमें स्केल 75 से कम है वो शुष्क है और 75 से अधिक है वो आर्द्र है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाली कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं इसमें वे फसलें जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार। ये सामान्यतः वो फसलें होती है जिसमें सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता है। इसके बाद में आर्द्र कृषि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली कृषि, 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पर आधारित। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे चावल, जूट, गन्ना, चाय, कॉफी। यानी सामान्यतः वह कृषि जिसमें अधिक वर्षा की आवश्यकता हो, तो उसके लिए एक स्केल होता है। ये स्केल आपको 75 याद रखना है। उससे ऊपर अगर वर्षा होती है तो आर्द्र कृषि में जाएगी, और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा पे निर्भर है तो उसको हम शुष्क कृषि में रखेंगे। तो इसका मतलब ये वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग है और उसका स्केल या पैमाना है वो फिक्स है 75 सेंटीमीटर। उससे कम वाली शुष्क और उससे अधिक वाली आर्द्र कृषि है। तो ये कृषि का जो अपना वर्गीकरण या यूं कह सकते हैं कृषि के जो प्रकार थे, उन प्रकारों में अपन ने सामान्य प्रकारों को कंप्लीट कर लिया। अब आएगा वैज्ञानिक प्रकार। वैज्ञानिक प्रकार का जो उत्पाद या प्रोडक्ट है वो फिक्स होता है। जैसे हम रेशम के कीट पालकर रेशम प्राप्त करते हैं तो कृषि का नाम फिक्स रहेगा सेरीकल्चर। अगर हम मत्स्य पालन करते हैं तो उसको हम कहेंगे पीसी कल्चर, क्योंकि जलीय समूह के जो जीव होते हैं
उनका जो विज्ञान है वो मुख्यतः पीसी के रूप में जाना जाता है, इसका वो पीसी कल्चर। और जो मधुमक्खी पालन है वो वेटिकल्चर। तो इसका मीनिंग है जहां जो उत्पाद है उस उत्पाद के अकॉर्डिंग अगर एग्रीकल्चर को नाम दिया गया है तो इसका मीनिंग है ये अपने आप में साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी अधिक किया जाता है और इनकम भी अधिक प्राप्त होती है। तो वैज्ञानिक प्रकारों में हम देखें तो सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर मुख्यतः रेशम कीटों की खेती होती है जिसमें उत्पाद क्या होता है, रेशम। फिर होता है वेटिकल्चर, तो वेटिकल्चर में वीटी, इसमें खट्टी चीज उत्पादित होगी, अंगूर। नेक्स्ट है एपीकल्चर, एपीकल्चर में रहेगा मधुमक्खी पालन यानी शहद, तो पालन तो इसमें रहेगा मधुमक्खी, लेकिन उनसे उत्पाद तैयार क्या होगा, शहद। उसके बाद में पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में रहेगा मुख्यतः बागवानी, हॉर्टिकल्चर में बागवानी। बागवानी में लगभग सभी फसलें शामिल होती हैं, जैसे फल है, फूल है और सब्जी है। तो फल, फूल, सब्जी, इनकी कृषि को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर या बागवानी। लेकिन इनकी फसलों को अगर अलग से देखा जाए, अगर फलों को तैयार किया जा रहा है, इसका मीनिंग है वो अपने आप में पोमोकल्चर है। तो नेक्स्ट है पोमोकल्चर, पोमोकल्चर किसका रहेगा, फल का। फूल वाला है वो रहेगा फ्लोरिकल्चर, सब्जी वाला है वो रहेगा ओलेरिकल्चर। तो इसमें देखना है अपने को, एक तो फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों को तैयार किया जाता है, एक ओलिविकल्चर, तो ओलिव कहा जाता है जैतून को, तो ओलिविकल्चर जैतून की कृषि। वर्मी कल्चर, तो वर्मी के अंदर केंचुए का पालन करके कंपोस्ट खाद को तैयार किया जाता है, तो कंपोस्ट खाद या केंचुए पालन संबंधी कृषि को वर्मी कल्चर। इसके बाद में सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में वन या पेड़ों से संबंधित। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर रहेगा सब्जी से संबंधित। और एक फल संबंधी जो बचा हुआ है उसे कहा जाएगा पोमोकल्चर। तो पोमोकल्चर है, मुख्यतः फलों के उत्पाद से संबंधित है या फल उत्पादन से संबंधित है। तो पोमोकल्चर है, उसका संबंध रहेगा फल से। फूल है वो इंग्लिश में इसका शब्द जो रहता है फ्लोरी या फ्लोर, उससे रहेगा फ्लोरिकल्चर। और सब्जी का संबंध रहेगा ओलेरिकल्चर। तो ये सामान्यतः जो कुछ उत्पाद हैं इनका एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाले सेरीकल्चर, वेटिकल्चर, एपीकल्चर एंड पीसीकल्चर। जनरली एग्जामिनर इन तीन चार को ज्यादा टारगेट करता है। और उसके बाद वालों में सामान्यतः अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वर्मी कल्चर वाला, हालांकि जो आजकल कंपोस्ट खाद या केंचुए की खाद को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, जो एग्रीकल्चर फर्टिलिटी या कृषि उर्वरता को बढ़ाता है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि वर्मी कल्चर है किससे संबंधित है। तो ये कंपोस्ट खाद तैयार करने से संबंधित या हम कह सकते हैं केंचुआ पालन से संबंधित। वैज्ञानिक प्रकार के बाद में नेक्स्ट आता है कृषि वर्गीकरण। कृषि वर्गीकरण को एक तो मुख्यतः मौसम के आधार पर डिवाइड किया जाता है और एक दूसरा होता है उपयोग के आधार पर कृषि फसलों को डिवाइड किया जाता है। मौसम के आधार पर मुख्यतः कृषि फसलें तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें एक माना जाता है अपने खरीफ या स्यालू की फसल, जो कि मानसून के टाइम होती है, यानी इसका जो टाइम स्केल या जो समय है ये मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है और उसके बाद में लगभग अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। ये इसका टाइम स्केल है, फिक्स मंथ नहीं होता। जो जल्दी बोते हैं उसकी फसलों को अगेती और जो बाद में पीछे बोते हैं उसको पिछेती कहा जाता है या पछेती कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसे ही खरीफ फसलें बोई उनको जैसे सर्दियां आना स्टार्ट होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अक्टूबर के आसपास, तो काटने के समय के आधार पर इसको कहा जाता है स्यालू। दूसरी उस समय बोई जाती हैं रबी की फसलें, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास। तो रबी का जो टाइम पीरियड होता है बोने का, ये नवंबर दिसंबर से इसको काटा जाता है मार्च अप्रैल के पास। और मार्च अप्रैल के आसपास गर्मी आ जाती है यानी उन्याला आ जाता है, तो इसको कटाई के मौसम के आधार पे उन्यालू। और इसके बाद में जो मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी और इसके बाद मई और जून में जिनको काट लिया जाएगा, तो सामान्यतः ये जो 2-2.5 महीने में तैयार होंगे इसको कहा जाता है जायद। जायद की फसलें, जायद की फसलों में कोई मेन क्रॉप्स नहीं होती हैं। इसमें कुछ फसलें जैसे किसान बोते हैं, उसमें सामान्यतः एग्जाम्पल के तौर पे खरबूज है, या हम कह सकते हैं खरबूजा, तरबूज या तरबूजा,
ककड़ी, सब्जियां या पशुओं के लिए चारा। तो पशुओं का चारा, जिसमें मुख्यतः चारे की एक फसल होती है बरसीम, बरसीम या पशुओं का चारा। यह आपको याद होना चाहिए कि पशुओं का चारा मुख्यतः जायद क्रॉप्स में काउंट होता है। तो यहां कोई मेन क्रॉप्स नहीं है, या तो खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, पशुओं का चारा। मुख्य फसलें तैयार होती हैं आपकी या तो रबी में या खरीफ में। इन दोनों लिस्टों में से अपने को एक अच्छे से याद करनी है, जिसमें हम रबी क्रॉप्स को टारगेट करेंगे। रबी के बाद में जो मेन फसलें आपकी बच जाती हैं वो खरीफ, जो मोटी मोटी आपको बताएंगे, लेकिन आपको जिस लिस्ट को अच्छे से याद रखना है वो केवल रबी क्रॉप्स की हैं। तो रबी क्रॉप्स में सबसे पहले हम देखेंगे रबी वाली फसलों में एक तो दो प्रमुख अनाज हैं रबी के अंदर, जिसमें एक तो अनाज के रूप में गेहूं है और एक दूसरा जौ है। तो रबी के दो प्रमुख अनाज हैं गेहूं और जौ। रबी में 3 दालें मशहूर हैं, रबी में 3 दालें मशहूर हैं। जैसे एक तो मसूरी हो गया, उसमें 3 दालें मशहूर है, उसमें एक तो मसूर और 2 मोटी दालें हो रहे चना और मटर। तो मसूर, चना और मटर। तो ये 3 आपको याद रखनी है कि रबी में 3 दालें याद हैं। उसके बाद में जिस तरीके से हम सब्जी को बनाते हैं, सब्जी बनाने का तरीका अगर आपको याद है, क्योंकि सब्जी में मुख्यतः मसाले अधिक यूज किए जाते हैं और मसाले वाली जो फसलें हैं वो मुख्यतः रबी में तैयार होती हैं। तो अगर हम देखें सब्जी बनाने का तरीका या पैटर्न, तो उसमें देखते हैं कि जनरली जो कढ़ाई होती है अपनी, उसमें क्या क्या चीजें अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब्जी का तैयार करने का जो पैटर्न है उसमें कुछ फसलें अपने को याद हो सकती हैं। जैसे कि सब्जी में सबसे पहले तेल यूज करते हैं, और तेल हमारे सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है? सरसों का। तो सरसों की फसल है वो रबी में है। और तेल जैसे गर्म होता है तो उसके बाद में इसमें क्या डाला जाता है सब्जी में? मुख्यतः जीरा। जीरे की जगह दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है? राई हो सकता है, या सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए मुख्यतः सौंफ हो सकता है। तो जीरा, राई या सौंफ जैसे ही हम डालेंगे तो उसके बाद में इसमें डलेगा लहसुन, प्याज या अदरक। सब्जी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए जनरली डाल देते हैं प्याज, लहसुन और अदरक। और जैसे ही ये गर्म होगा उसके बाद में हम मसाले को यूज करेंगे। मसाले में मुख्यतः मिर्च, धनिया, हल्दी। नमक को इसलिए यूज नहीं करना अपने को यहां पे क्योंकि नमक कोई फसल नहीं है, वो खनिज होता है। इसके बाद में जिसकी सब्जी अपने को तैयार करनी है, अब सर्दियों के टाइम पीरियड में आपको ध्यान है मुख्यतः मेथी आती है। तो मेथी की फसल है वो मुख्यतः रबी में यानी सर्दियों के टाइम होती है। तो ये सब्जी बनाने का जो तरीका है अगर आपको ये आता है तो इसका मीनिंग आपको रबी की कई फसलें याद है। तो इस तरीके को आपको सीखना है कि सरसों का तेल डाल के फिर जीरा, राई और सौंफ स्वाद बढ़ाने के लिए। उसके बाद में यूज किया जाता है मुख्यतः लहसुन के साथ साथ प्याज और अदरक। उसके बाद में मसाले में मिर्च, धनिया, हल्दी। और सब्जी किसकी बनाई है हमने लास्ट में? मेथी की। तो ये सब्जी वाला पैटर्न याद करके, और उसके बाद भी अगर एग्जाम में कोई फसल आपको रबी की याद नहीं आ रही तो इसका मीनिंग फिर एग्जाम में क्या दिखने स्टार्ट होंगे? एग्जाम में फिर देखना स्टार्ट हो गए तारे यानी तारा मीरा। और जब एग्जाम में तारे दिखना स्टार्ट होते हैं तो इंसान के धीरे धीरे गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय उसको एक दूसरी फसल और याद आएगी जो औषधि के रूप में काम में ली जाती है, इसबगोल। तो जब तारे दिखना स्टार्ट होंगे तो औषधि कौन सी काम आएगी? इसबगोल। तो तारा मीरा के साथ दूसरी इसबगोल। और फिर कुछ नशेड़ी वाली फसलें हैं यानी जो सामान्यतः नशे के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उनको याद रखिएगा, जिसमें एक आएगी अफीम। अफीम के साथ एक दूसरी रहेगी आपकी तंबाकू। और जो नशे वाली चीजों का उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं? आलसी। तो आलसी से याद रखिएगा अलसी। तो ये 3 एक ग्रुप में याद रखिएगा, अफीम, तंबाकू और अलसी। तो इस तरीके से अपने को ये 2-3 पैटर्न अपना लेने हैं। एक में अनाज फसलें 2, गेहूं और जौ। 3 दालें मसूर हैं, ये एक मसूर है, एक चना है और एक मटर है। उसके बाद में सब्जी याद करने वाला तरीका
फिर एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग रब्बी में क्या दिखना स्टार्ट होंगे, तारे, और तारे दिखते ही मेडिसिन जिससे बनाई जाती है इसबगोल, तो तारा मीरा इसबगोल। उसके बाद में नशे वाली जो फसलें जैसे अफीम, तंबाकू और अलसी, तो आपको रब्बी लगभग पूरी याद है। अब जो बची हुई फसलें हैं, जैसे बाजरा यहां नहीं आया, मक्का यहां पर नहीं आया, मूंगफली यहां पर नहीं आई, चावल यहां नहीं आया, मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, बहुत सारी दालें हैं जो यहां पर नहीं आई। इसका मीनिंग वो सब किस में काउंट होंगे, वो अपने खरीफ की फसलों में। तो आपको मेनली रब्बी याद करना है, खरीफ को याद नहीं करना, लेकिन खरीफ की कुछ फसलों को जरूर याद रखिएगा। तो एग्जाम में याद करके जाओ तो रब्बी को अच्छे से याद करके जाना है। अब जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं वो आपके खरीफ के रहेंगे। जैसे अनाज फसलों में अगर बात करें तो उसमें रहता है मुख्यतः एक तो बाजरा, चावल, मक्का और एक ज्वार। दालों में कुछ खरीफ फसलों की अगर बात करें तो इसमें मूंग आता है, मोठ है, उड़द की दाल, अरहर की दाल, सोयाबीन जो एक दलहन और तिलहन दोनों में काउंट होती है। तेल निकालने के बाद इसकी जो टुकड़ियां दालों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, तो सोयाबीन एक दलहन और एक तिलहन दोनों फसलों में काउंट होती है। एक इसके साथ चौला भी होता है, हालांकि राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में चौला बोलते हैं, चौला मोठ, तो इसका मीनिंग चौला, यह भी अपने आप में एक दलहन फसल है। उसके अलावा कुछ ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे अरंडी, तो वहां रबी में देखा था अलसी तिलहन फसल के रूप में, और यहां पर अरंडी एक प्रमुख आती है, तिल, मूंगफली, सूर्यमुखी, यानी जो सनफ्लावर के रूप में सूरजमुखी या सूर्यमुखी। और फिर है कुछ ऐसी फसलें जिनको नकदी फसलों में काउंट करते हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम में आती हैं, जैसे कपास सूती वस्त्र उद्योग में, गन्ना मुख्यतः चीनी उद्योग में, और इनके साथ मुख्यतः एक गंवार फसल जो मेडिसिन या औषधि बनाने के काम में ली जाती है, और इसी के साथ एक जूट या पटसन, जूट या पटसन। तो ये जो फसलें हैं ये मुख्यतः अपनी खरीफ की फसलें, यानी रबी वाली अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको पता लग जाएगी कि बाकी बची हुई है उनको कहां पे काउंट करना है, खरीफ में, क्योंकि जायद में कोई मेन क्रॉप्स नहीं है, वहां तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी और पशुओं का चारा यानी बरसीम, सिर्फ यही है। तो इन फसलों में से जनरली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है 3 रबी और 1 खरीफ को देकर, या 3 खरीफ 1 रबी को देकर। जायद को जनरली एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं रखा जाता। तो कृषि फसलों का अपन ने, जैसे खरीफ फसलें जो अभी मैंने आपको बताई, ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन। इसके बाद में आता है उपयोग के आधार पर, यानी कृषि फसलों का जो वर्गीकरण है, एक तो हमने समय या मौसम के आधार पर किया है, जिसमें खरीफ, रबी और जायद कंप्लीट की हैं। मौसम के आधार के बाद में एक होता है उपयोग के आधार पे, यानी कृषि फसल को आप किस चीज में काम में ले रहे हो, खाने में काम में ले रहे हो तो खाद्यान्न फसल है, तेल निकालने के काम में ले रहे हो इसका मीनिंग तिलहन फसल है, दाल के रूप में प्रयुक्त कर रहे हो इसका मीनिंग दलहन, या जो दालें होती हैं उनसे जमीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, इस कारण उनको भूमि उर्वर फसलें भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जिस काम में फसल को लिया जाता है सामान्यतः उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन या परिभाषित करना है। जैसे अनाज या खाद्यान्न फसलें खाने में प्रयुक्त, खाने में उपयोगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रबी की ओर से देखा जाए तो गेहूं और जौ, खरीफ में जो बाकी बची हुई है बाजरा, चवला, जवार, मक्का और रागी। मुख्यतः राजस्थान की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो बाजरा मानी जाती है, जबकि भारत और विश्व के मुख्यतः चावल। तो ये आपको नोट में याद रखना है कि राजस्थान का जो प्रमुख खाद्यान्न है यह मुख्यतः बाजरा है, और भारत और विश्व का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो माना जाता है मुख्यतः चावल। यानी हमारे राजस्थान के अधिकांशतः जिलों में खाद्यान्न के रूप में, या जो पश्चिमी राजस्थान का जो अधिकांश एरिया है वहां बाजरे का यूज अधिक है, इस आधार पर राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न बाजरा। और भारत के मध्यवर्ती भाग को यानी कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एमपी, कुछ यूपी का पार्ट और गुजरात का पार्ट, उसके अलावा भारत का जितना भी भाग है वो मुख्यतः चावल के ऊपर आधारित है। तो भारत और विश्व का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो चावल, जबकि राजस्थान का बाजरे को माना जाता है।
खाद्यान्न फसलों के बाद में नेक्स्ट आती हैं आपकी दलहन फसलें, यानी जो दालों के रूप में उपयोगी हैं। दालों के रूप में उपयोगी उन फसलों को अपन किस में काउंट करेंगे? दलहन फसलों में, जिसमें एक तो आती है रबी और एक आती है खरीफ की फसलें। तो 3 दालें जो रबी की मैंने आपको बताई थी कि 3 दालों में मसूर है, 3 दालें जो मसूर हैं, जिसमें एक तो मसूर है, एक चना और एक मटर, और बाकी बची हुई दालें जो आपकी खरीफ में हैं। दलहन फसलों को जनरली अपन भूमि उर्वर फसलें भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, यानी जमीन की फर्टिलिटी या उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। तो मुख्यतः भूमि की उर्वर क्षमता को बढ़ाने वाली फसलें कौन सी होती हैं? दलहन। दलहन में एक अपवाद माना जाता है अरहर को, जो सामान्यतः लैंड फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाता। तो वो आपको याद रखना है। दलहन फसलों को एक तो भूमि उर्वर फसलें कहा जाता है, एक अपवाद है अरहर जो उत्पादकता को कम करता है, अर्थात ये बढ़ाता नहीं है। नेक्स्ट है तिलहन फसलें, जिनसे तेल प्राप्त होता है, जिनसे तेल प्राप्त होता है। तो इन फसलों में रबी के जो कुछ एग्जाम्पल है, सरसों, अलसी, राई, तारामीरा, इनसे तेल प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा खरीफ की फसलों में तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरंडी, मुख्यतः इनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तो आपको तो रबी वाला जो है वो तरीका मैंने आपको याद करने का बताया था, रबी वाला याद रखिएगा। बाकी बची हुई अपने आप में कौन सी होंगी? खरीफ की तिलहन फसलें। इसके अलावा कुछ प्लांट या पादप भी होते हैं कृषि फसलों के अलावा, जिनसे तेल निकाला जाता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में होहोबा, जोजोबा, जिससे ल्यूब्रिकेंट ऑयल, यानी वो तेल जो मशीन में दिया जाता है। जैसे किसी मशीन में आवाज आ रही है तो ये स्नेहक तेल के रूप में उपयोगी होता है, होहोबा या जोजोबा वाला। इसके राजस्थान में मुख्यतः 2 फार्म या 2 एग्रीकल्चर फार्म है, जिसमें एक तो आता है फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर, और एक आता है ढंड जयपुर। तो जयपुर के ढंड में और फतेहपुर सीकर वाले पार्ट में। इसके बाद में दूसरा आता है रतनजोत या जेट्रोफा, जो दक्षिणी राजस्थान में अधिक होता है, करंज जो मुख्यतः पूर्वी राजस्थान की ओर। और इन पादपों से मुख्यतः जो तेल निकाला जाता है वो डीजल के रूप में काम में आता है। एक तो खनिज तेल यानी पेट्रोलियम से उत्पादित होता है, उसको हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और एक पादप या पौधों से जो डीजल प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल का जो आधार है वो मुख्यतः होता है रतनजोत या जेट्रोफा और एक करंज पादप। तो इन दोनों से ही बायोडीजल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल खाने के रूप में यानी एडिबल ऑयल के रूप में, और मुख्यतः औषधीय रूप में इसको काम में लिया जाता है। औषधीय रूप में हार्ट पेशेंट के लिए उपयोगी माना जाता है खाने के अंदर, क्योंकि इसमें जो सामान्यतः वसा की मात्रा जो मानी जाती है वो कम मानी जाती है। तो ओलिव ऑयल या जैतून है, यह बायोडीजल के रूप में काम में नहीं लिया जाता। ये खाद्य तेल के रूप में या औषधीय उपयोग में, औषधीय उपयोग है। सामान्यतः कहा जाता है कि बालों की जो ग्रोथ है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट माना जाता है ओलिव ऑयल या जैतून का तेल। तो ये आपको अलग से याद रखने हैं कि ये भी अपने आप में क्या है, जो अपने तिलहन या तेलीय पादपों के अंदर इनको काउंट किया जाता है। तो एग्जाम में अगर होहोबा, जोजोबा है तो ये भी तिलहन में काउंट है। रतनजोत या जेट्रोफा या करंज है तो ये भी तिलहन पादपों में काउंट है। और ओलिव या जैतून है तो ये भी अपने आप में तिलहन पादपों में काउंट है। अब इसमें जो ओलिव है, जैतून है, इसको लेकर राजस्थान में एक जगह रिफाइनरी है जो कि बीकानेर लूणकरणसर में है। और एक रतनजोत या जेट्रोफा यानी बायोडीजल को लेकर राजस्थान में रिफाइनरी है जो उदयपुर के कल्लड़वास और वहीं में पास में इसका प्लांट भी है, मुख्यतः झामर कोटड़ा में। तो वो चीज आपको अलग से नोट करनी है। ओलिव रिफाइनरी,
लूणकरण सर, ये मुख्यतः कौन से क्षेत्र में आता है? बीकानेर। और एक ओलिव को लेकर, ओलिव टी प्लांट, यानी ओलिव पादप है, उसकी पत्तियों को तोड़कर उनको चाय के रूप में काम में लिया जाएगा। तो ओलिव टी प्लांट है, ये जयपुर में लगाया गया है, बस्सी में। तो ओलिव टी प्लांट बस्सी जयपुर। और एक बायोडीजल को लेकर, बायोडीजल रिफाइनरी है। और एक बायोडीजल का प्लांट है, दोनों के दोनों उदयपुर में है। रिफाइनरी है कल्लड़वास उदयपुर, कल्लड़वास उदयपुर। जबकि दूसरा जो प्लांट है यह है झामर कोटड़ा उदयपुर। झामर कोटड़ा उदयपुर। तो ये अच्छे क्वेश्चन है अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। और इसके बाद में कृषि फसलों को उपयोग के अकॉर्डिंग पेय फसलों में, पेय फसलें यानी जो पीने के रूप में काम में ली जाती हैं, जैसे चाय, कॉफी, तंबाकू। तो तंबाकू भी अपने आप में, जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इनमें पेय के रूप में काम में ली जाती है। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें यानी जिनका रेशा काम में आता है, जैसे सूती वस्त्र बनाने में कपास का, जूट या पटसन उद्योग में मुख्यतः जूट या मेस्ता, और सेरिकल्चर जिससे प्राप्त होता है रेशम। तो ये मुख्यतः रेशेदार फसलें होती हैं जो कपड़े या रेशे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसके बाद में नकदी या व्यापारिक फसलें। नकदी या व्यापारिक फसल वो होती है जिन पे मुख्यतः उद्योग या इंडस्ट्रीज डिपेंड होती है, यानी कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें कृषि आधारित फसलों की डिमांड अधिक होती है। तो अगर कोई किसान जिन फसलों को, जो इंडस्ट्रीज वाली क्रॉप्स है, उनको बेचने के लिए आता है तो व्यापारी तुरंत उनकी नकदी किसान को दे देता है। इस आधार पर इसको नकदी फसलें या डिमांड में अधिक होने के कारण इसको सामान्यतः व्यापारिक फसलें कहा जाता है। तो वे फसलें जिनकी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक मांग होती है, औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक मांग होती है, उन्हें नकदी या व्यापारिक फसलें कहा जाता है। सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है कपास, क्योंकि कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग और उसका आधार कपास है। और इसके बाद में दूसरी प्रमुख है नकदी फसल मानी जाती है गन्ना, क्योंकि दूसरा कृषि आधारित बड़ा उद्योग माना जाता है चीनी उद्योग को। इसके बाद में कुछ कृषि फसलों के उपनाम हैं, जैसे गरीब की रोटी। पहले के जो व्यक्ति हैं वो अधिकांशतः ज्वार खाने में काम में लेते थे, इस कारण गरीबी के अंदर सामान्यतः ज्वार प्रमुख था लोगों के लिए, इस कारण इसको गरीब की रोटी कहते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है गरीब का बादाम, यानी जो हल्का बादाम के रूप में ही दिखता है रंग उसका, तो गरीब के बादाम के रूप में माना जाता है मूंगफली को, यानी जो आपका हल्का रेडिश कलर में या ब्राउनिश कलर में दिखता है। अनाज की रानी, यानी अनाज के अंदर वह अनाज जिसको मिलाने पे आपको अलग ही चमकता हुआ दिखाई देगा, गोल्डन कलर में, हल्का गोल्डन कलर में, तो अनाज की रानी कहा जाता है मेज या मक्का को। मुख्यतः घोड़ा जीरा, तो घोड़ा जीरा कहा जाता है इसबगोल को। सफेद सोना या सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस नाम से प्रसिद्ध है, बनिया के नाम से। तो बनिया या सफेद सोना कहा जाता है कॉटन या कपास को। उसके बाद में काला सोना, काला सोना कहा जाता है अफीम को। और सामान्यतः खनिजों के अंदर काला सोना पेट्रोलियम और काला हीरा कहा जाता है कोयले को। तो फसलों में काला सोना रहेगा अफीम। पीला सोना या जिसको हम कह सकते हैं मरुस्थल का सोना, तो मरु सोना होहोबा या जोजोबा, यह राजस्थान में मुख्यतः इजराइल से लाया गया। और वैसे ये मेन जो प्लांट है यह है अमेरिका के जो डेजर्ट है, एरिजोना डेजर्ट, वहां उन मरुस्थलों में ये अधिक पाया जाता है। मेक्सिको, एरिजोना, यूएसए का जो डेजर्ट है, या मेक्सिको के अंदर हम बात करें सोनेरन डेजर्ट, उन क्षेत्रों में ये प्लांट अधिक पाया जाता है, जिससे अपन ऑयल निकाल के उसको ल्यूब्रिकेंट ऑयल या स्नेहक तेल के रूप में काम में लेते हैं। इससे बायोडीजल प्राप्त नहीं होता। एक है सुनहरा रेशा, यानी गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को या पटसन को। तो ये अपनी सामान्यतः गोल्ड कलर में जो बोरी वगैरह तैयार की जाती हैं वो है
गोल्डन कलर का होने के कारण जनरली इसको सुनहरे रेशे या गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। तो इसमें एक तो एग्जाम में गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा अधिक पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मुख्यतः काला सोना, सफेद सोना। तो सफेद सोना कपास है और काला सोना अफीम है। तो इस चैप्टर का एक स्टार्टिंग पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया और बचा हुआ जो भाग है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास को यहीं विराम देंगे। थैंक यू।